एकेडमिक व्यवस्था के साथ एक तरह के बाराती का आयोजन करना बहुत कठिन काम है, और जिस सहजता के साथ आप लोगों ने इस कर्तव्य का निर्वहन किया है, एक निश्चित रूप से आप लोगों ने एक मापदंड आगे आने वाले देशों के लिए रखा है। इससे हम लोग सीख लें और जहां भी आयोजन हो तो इसे अच्छा और बेहतर व्यवस्था के लिए संकल्प लेकर ही करें। आम सभा में के पूर्व हम लोगों ने कार्यकारिणी की बैठक की थी, तो मैं चाहूंगा कि सुधांशु शेखर कार्यकारिणी में के बैठक में जो निर्णय लिए गए उसको पढ़कर आप लोगों के समक्ष रखें, और उसमें आपका बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित होंगे। आप जरूर कुछ अच्छे सुझाव दें, और आपके सुझाव कल परिषद के बेहतरीन के लिए अच्छा होगा। तो सुधांशु शेखर जी आप आइए और कार्यकारिणी की कार्यवृत्ति को आप आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। दर्शन परिषद की माननीय अध्यक्षा एवं इस सभागार में उपस्थित सभी वर्गों को मेरा प्रणाम, और जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं उन सबों को मेरी शुभकामनाएं। मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से 21/12/2023 को संपन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज दिनांक 21/12/2023 को दर्शन परिषद बिहार की कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए: प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह, प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा, प्रोफेसर महेश सिंह, डॉक्टर श्यामल किशोर, डॉक्टर सुधांशु शेखर, प्रोफेसर बीना कुमारी उसमें अनुपस्थित हो गई थी, डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, डॉक्टर अभय कुमार सिंह, डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा, प्रोफेसर N.P. तिवारी, मोहम्मद जियाउल हसन, प्रोफेसर चंद्रभूषण सिंह, शैलेश कुमार सिंह, अरुण मिश्र, सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुधा जैन, डॉक्टर विजय कुमार, किस्मत कुमार सिंह, प्रोफेसर नीलमा कुमारी, डॉक्टर महेश्वर मिश्र, ये 20 सदस्य उपस्थित थे। कार्यकारिणी का कार्यवृत्त निम्नवत है। कार्यकारिणी की बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक निर्णय लिए गए। नंबर पहला कार्यावली संख्या 1 है। गत 44वें अधिवेशन की कार्यकारिणी जो कि 7/11/2022 को हुई थी एवं आम सभा जो कि 7/11/2022 को ही हुई थी के कार्यवृत्त की संपुष्टि। निर्णय: संयुक्त सचिव डॉक्टर सुधांशु शेखर ने गत 44वें अधिवेशन की कार्यकारिणी एवं आम सभा का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई। कार्यावली संख्या 2 44वें अधिवेशन की आम सभा के बाद की बैठकों के कार्यवृत्त की संपुष्टि। निर्णय: संयुक्त सचिव डॉक्टर सुधांशु शेखर ने गत 44वें अधिवेशन की आम सभा जो 7/11/2022 को संपन्न हुई थी उसके बाद हुई विभिन्न बैठकों का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई। कार्यावली संख्या 3 आगामी 26वें अधिवेशन के आयोजन स्थल पर विचार। निर्णय: महासचिव डॉक्टर श्यामल किशोर ने बताया कि TPS कॉलेज पटना जो उनका पैतृक संस्थान है के प्रधानाचार्य ने वर्ष 2024 में 46वां अधिवेशन आयोजित करने का लिखित प्रस्ताव दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि AN कॉलेज पटना में मार्च 2025 के बाद आयोजन का प्रस्ताव दिया जा सकता है। संयुक्त मंत्री डॉक्टर किस्मत कुमार सिंह ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय बोधगया के माननीय कुलपति प्रोफेसर SP शाही से आयोजन संबंधी प्रारंभिक चर्चा हुई है, वे आयोजन करा सकते हैं। इन तीनों प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लिखित प्रस्तावों को वरीयता दिया जाए और तदनुसार 46वें अधिवेशन के आयोजन हेतु TPS कॉलेज पटना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, क्योंकि लिखित प्रस्ताव से भिन्नता था। लेकिन यदि AN कॉलेज वर्ष 2024 का अधिवेशन आयोजित करने हेतु निकट भविष्य में लिखित प्रस्ताव देता है तो उसे TPS कॉलेज से वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वहाँ संसाधन ज्यादा है, कॉलेज बड़ा है इसलिए, और श्यामल सर की भी उसमें सहमति है जिन्होंने की वहाँ के लिए प्रस्ताव दिया है TPS कॉलेज के लिए। कार्यावली संख्या 4
46वें अधिवेशन के प्रधान सभापति के नाम पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से पूर्व निर्णयानुसार प्रधान सभापति के लिए क्रमशः प्रोफेसर रत्ना चौधरी, प्रोफेसर RS आर्या एवं प्रोफेसर KN झा, 2 पटना से हैं, 1 आरा से हैं, के नाम का अनुमोदन किया गया। ये पूर्व के बैठक में ही प्रस्तावित है और अनुमोदित हुई है। कार्यावली संख्या 5, संगोष्ठी के विषय एवं वक्ताओं के नाम पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से संगोष्ठी हेतु 2 विषय निम्नवत चुने गए और उनके वक्ताओं के नाम भी सुझाए गए। प्रथम संगोष्ठी का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और इसके लिए अभी तक 2 वक्ताओं का नाम आया है। एक डॉक्टर विजय कुमार मुजफ्फरपुर, दूसरा डॉक्टर पायोली मुजफ्फरपुर। अन्य नाम भी आप लोग दे सकते हैं। द्वितीय संगोष्ठी जिसका विषय है जीवन प्रबंधन एवं नैतिक आचरण, इसमें भी 2 नाम आए हैं अभी तक, डॉक्टर सुधा जैन वाराणसी, डॉक्टर अनिल कुमार मधेपुरा। इसके लिए भी नाम बाद में भी और अभी भी आप लोग हमारे महासचिव महोदय को दे सकते हैं। हमारा नाम दे सकते हैं। नहीं, आपका सर अध्यक्ष में है ना, विभाग अध्यक्ष। उसमें दूसरा भी नहीं जा सकते। नहीं, एक ही काम से जी। और कार्यावली संख्या 6, विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के नामों पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के नाम निम्नानुसार तय किए गए। तत्व मीमांसा विभाग प्रोफेसर राजेश रंजन तिवारी, भागलपुर। ज्ञान मीमांसा विभाग प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी, मधेपुरा। नीति मीमांसा विभाग डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, सिवान। धर्म दर्शन विभाग डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, पटना। समाज दर्शन विभाग डॉक्टर अभय कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर। योग एवं संस्कृति विभाग डॉक्टर किस्मत कुमार सिंह, आरा। कार्यावली संख्या 7, विभिन्न व्याख्यान मालाओं के वक्ताओं के नामों पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से विभिन्न व्याख्यान मालाओं के वक्ताओं के नाम निम्नानुसार तय किए गए। बहुत सारे नाम उसी समय तय किए गए थे, कुछ नाम बाद में भी आए हैं, मैं पढ़कर उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुद्रिका सिंह स्मृति व्याख्यान प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर, भागलपुर। श्री प्रकाश दुबे स्मृति व्याख्यान डॉक्टर नागेंद्र मिश्र, पटना। वशिष्ठ नारायण सिन्हा स्मृति व्याख्यान डॉक्टर श्याम किशोर, लालगंज, वैशाली। प्रोफेसर सोहन राज लक्ष्मी देवी तातेर, जोधपुर, राजस्थान व्याख्यान डॉक्टर राम नारायण मिश्र, आरा। सिया देवी माधवपुर, खगड़िया व्याख्यान प्रोफेसर अमरनाथ झा, दरभंगा। बेनी विश्व बाबूधन स्मृति व्याख्यान डॉक्टर नीलिमा कुमारी, भागलपुर। डॉक्टर रामनारायण शर्मा बुजुर्ग विमर्श व्याख्यान प्रोफेसर पूनम सिंह, पटना। सत्यार्थी बहन जी स्मृति व्याख्यान डॉक्टर रेशमा सुल्ताना, वैशाली। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पर विचार जो कार्यावली संख्या 8 में है। निर्णय सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं महासचिव को अधिकृत किया गया। कार्यावली संख्या 9, दर्शन परिषद बिहार की आजीवन एवं वार्षिक सदस्यता राशि पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से आजीवन सदस्यता को पूर्ववत रखा गया, लेकिन वार्षिक सदस्यता राशि 300 को बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। कार्यावली संख्या 10, दार्शनिक अनुगुंज के प्रकाशन पर विचार। निर्णय संपादक डॉक्टर नागेंद्र मिश्र ने दार्शनिक अनुगुंज के लिए प्राप्त होने वाले आलेखों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि गुणवत्ता का ख्याल रखना संपादक मंडल का दायित्व है। यदि कोई आलेख अप टू डेट नहीं हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। सभी सदस्यों ने पत्रिका को यूजीसी के लिस्ट में शामिल करने पर जोर दिया। कार्यावली संख्या 11, प्रायोजकों से एक मुश्त राशि लेने पर विचार। निर्णय महासचिव डॉक्टर श्यामल किशोर ने बताया कि इस वर्ष के बाद से दीप नंदिनी प्रदीप नारी सशक्तिकरण व्याख्यान बंद किया जा रहा है। शेष बचे 8 व्याख्यानों में से 6 व्याख्यानों के प्रायोजकों से एक मुश्त राशि प्राप्त हो गई है। 2 व्याख्यान से भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें एक है बेनी विश्व बाबूधन स्मृति व्याख्यान। इसके प्रायोजक श्री धर्मेंद्र कुमार, पतंजलि IAS नई दिल्ली के निदेशक से प्रत्येक वर्ष राशि मिल रही है, लेकिन उन्हें एक मुश्त राशि जमा करने हेतु पत्र लिखा जाएगा। प्रोफेसर सोहन राज लक्ष्मी देवी तातेर, जोधपुर, राजस्थान पुरस्कार के प्रायोजक प्रोफेसर सोहन राज तातेर भी प्रत्येक वर्ष एक व्याख्यान सहित अपने द्वारा प्रायोजित पुरस्कारों के लिए भी धनराशि भेजते हैं। उनसे एक मुश्त राशि जमा करने का अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन वे प्रतिवर्ष राशि भेजने की बात कह रहे हैं। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा ने कहा कि एक मुश्त राशि जमा करना आवश्यक है। प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि व्याख्यानों की संख्या में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं की जाए।
कार्यावली संख्या 12, IBA का लेखा जोखा। महासचिव डॉक्टर श्यामल किशोर ने IBA का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। लेकिन प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा ने कहा कि आगे से ऑडिटेड रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए, आगे से प्रस्तुत किया जाएगा अगले अधिवेशन से। कार्यावली संख्या 13, आयोजन की गुणवत्ता बढ़ाने पर विचार। प्राय सभी सदस्यों ने उद्घाटन समारोह में ज्यादा समय लगने पर चिंता व्यक्त की। प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि कार्यक्रम हर हाल में निर्धारित समय पर शुरू किया जाए। यदि उद्घाटनकर्ता आने में विलंब करें तो अन्य कार्यक्रम शुरू किए जाए और बीच में उद्घाटनकर्ता को सम्मिलित कर लिया जाए। डॉक्टर सुधा जैन ने कहा कि व्याख्यानमाला 2 समानांतर सत्र में आयोजित हो। कई सदस्यों ने कहा कि यदि कोई व्याख्यानकर्ता अनुपस्थित हो तो उनके बदले किसी दूसरे व्यक्ति को आनन फानन में व्याख्यान की जिम्मेवारी नहीं दी जाए। महासचिव डॉक्टर श्यामल किशोर ने कहा यदि कोई वक्ता अनुपस्थित हो तो संबंधित व्याख्यान बाद में किसी महाविद्यालय / संस्थान में परिषद के बैनर तले आयोजित हो। इसे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी रखने का प्रस्ताव आया। सुधांशु शेखर ने कहा कि उद्घाटन सत्र को संक्षिप्त रखने के पक्ष में है, लेकिन आयोजक की व्यवहारिक कठिनाइयों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अतः समय प्रबंधन के लिए व्याख्यानमाला 2 समानांतर सत्र में आयोजित करना बेहतर प्रस्ताव है। प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि 2 समानांतर सत्र रहने से व्याख्यानमालाओं में श्रोता कम हो जाएंगे। अंततः सभी सदस्यों ने उद्घाटन सत्र को संक्षिप्त रखने और व्याख्यानमालाओं के वक्ताओं को पर्याप्त समय देने पर सहमति प्रकट की। इसे व्यवहारिक रूप देने की बात आयोजक संस्था के विवेक पर छोड़ दिया गया। सदस्यों को आई कार्ड देने और सदस्यता सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। कई सदस्यों ने इस तरह का प्रस्ताव दिया था, जिसे कि अनुमोदित किया गया है। अंत में अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम सिंह ने अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने परिषद के उत्तरोत्तर विकास पर संतोष प्रकट किया। महासचिव डॉक्टर श्यामल किशोर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक लिखित प्रस्ताव आया है जो कि बैठक के बाद भेजा गया था हमारे मोबाइल पे। भागलपुर से मिहिर मोहन मिश्र सुमन जी हैं, सबौर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उनका पत्र आया है, जिसे पढ़कर आप लोगों को सुना दूं। सेवा में अध्यक्ष दर्शन परिषद बिहार। दर्शन परिषद बिहार के 46वें अधिवेशन का आयोजन भागलपुर में करने हेतु निवेदन। महोदय, 45वें अधिवेशन में अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा याचना करते हुए विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि दर्शन परिषद बिहार के 46वें अधिवेशन का आयोजन अगर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की एक अंगीभूत इकाई सबौर महाविद्यालय सबौर में हो तो प्रसन्नता होगी। उक्त महाविद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य का नया दायित्व मिलने के कारण मैं अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाया। अतः 45वें अधिवेशन के सफलता की कामना करते हुए आग्रह है कि मैं बैठक में अगले अधिवेशन में स्थल चयन में मेरे निवेदन पर भी विचार करने की कृपा करेंगे। अभी तक लिखित प्रस्ताव 2 आए हैं, एक टीपीएस कॉलेज से और दूसरा सबौर कॉलेज से। बाकी 2 जो प्रस्ताव है मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बोल दिए, तो अगर करना चाहेंगे तो प्रस्ताव आएगा, नहीं आएगा उसकी बात हम लोग नहीं करें। अभी 2 प्रस्ताव लिखित हम लोगों के पास आया है। इन 2 लिखित प्रस्ताव में किसी एक पर हम लोग विचार करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा है कि हाँ, इस एक पार्षद के रूप में भी मेरा एक सुझाव होगा कि व्याख्यान माला तो 8 हो गए, तो व्याख्यान माला के अतिरिक्त और भी कई पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि कोई सहयोग करना चाहे, कोई दाता जो अपने इन्हीं के नाम पर चाहते हैं कि शुरू किया जाए पुरस्कार, तो खासकर आलेख के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, या पुस्तक पर भी हम लोग पुरस्कार देते हैं।
और पुस्तक के विषय में मेरा एक व्यक्तिगत राय होगा कि हम लोग पुस्तक पर तो देते हैं, लेकिन ऐसे पुस्तक जिसमें कोई व्यक्ति अपना आलेख का संग्रह उसमें देता है जो कि संपादित नहीं कहलाएगा, उस पर भी विचार किया जा सकता है। संपादन करना अलग चीज हुआ, हम लेखों का संकलन कर देते हैं, लेकिन अगर स्वयं का आलेख यदि होता है उस विषय पर, खास विषय पर, और उसको यदि संकलित करते हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं कि उसको पुरस्कृत किया जाए या नहीं किया जाए। या आम सभा की सहमति होगी तो आगे से हम लोग इस पर विचार करेंगे, आम सभा की सहमति नहीं होगी तो इस पर विचार नहीं करेंगे। धन्यवाद। संगोष्ठी के लिए भी किसी को किया जाना चाहिए, उसको तो शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और इस पर और कोई बिंदु पर कुछ कहना है तो उसकी अध्यक्षता कोई न कोई विद्वान करते हैं। उसमें यदि वो अध्यक्षता करने वाले अब्सेंट हो जाते हैं तो हम एक नए व्यक्ति को चयनित करते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि अगले वर्ष उसको एक अध्यक्षता उनको दी जाए, क्योंकि इस बार तो उन्होंने किया है आपके कहने पर, लेकिन नेक्स्ट ईयर उनको एक अध्यक्षता दी जाए, क्योंकि ये परंपरा जो है अखिल भारतीय दर्शन परिषद में प्रारंभ हो चुकी है। तो मैं चाहूंगी कि बिहार दर्शन परिषद में भी उनको वो मौका दिया जाए। लेकिन फिर तो एक ही व्यक्ति लगातार 2 बार नहीं, ये तो आपने उनको दिया है, क्योंकि उनका नाम तो था नहीं चयनित। मेरा नहीं, जैसे आप किए तो 2 बार अध्यक्ष लगातार होंगे ना, उस बार भी कर दिए, अगले बार भी करेंगे तो एक हाँ, नेक्स्ट ईयर आप उनको कीजिए। हाँ, मेरा सुझाव है, मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है, पूरी सभा के ऊपर है, उसको मानना नहीं मानना तो, क्योंकि उसको मौका मिलना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि दूसरे किसी चीज में दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। किसी एक व्यक्ति को लगातार 2 बार, एक ठीक है मेरे कहने पर आप अध्यक्षता कर दिए, फिर दूसरे बार आप ऐसे हो रहे हैं तो लगातार किसी विभाग का अध्यक्ष लगातार होना अखिल भारतीय हमारा मापदंड नहीं हो सकता है। हमारा अपना भी सोच रखना चाहिए कि हमको क्या करना है जो बेहतर हो। तो अब आम सभाएं भी कहे कि नहीं एक बार ऐसे दे रहे हैं, एक बार ऐसे दे रहे हैं, तो लगातार अगर लगता है कि 2 बार एक ही व्यक्ति को अध्यक्षता दिया जाए, तो अगर आम सभा तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपना विचार रखता हूँ एक पार्षद होने के नाते कि किसी व्यक्ति को लगातार नहीं बनाए। हाँ, उनको दूसरा कोई दायित्व दे दीजिए इस दायित्व के अलावे, ताकि लगे कि नहीं ठीक है आप उनके कहने पर ही हुआ तो उसके बदले यह मिल जाए। लेकिन बदले की बात भी नहीं है, मतलब एक इसलिए आम सभा जो कहे उस पर इल्मा मैडम का क्या विचार है, हम लोग का विचार रखें। नहीं, ये जो यहाँ हमारी परंपरा बनी हुई है कि अध्यक्ष हर बार बदल दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो उत्कृष्ट परंपरा है, उस पर चलना चाहिए। और उनका जो भाव है वो आपने कह ही दिया कि जो आपके कहने पर करते हैं, उनको ऐसा नहीं कि उनको अध्यक्षता ही दे दी जाएगी तभी उनका सम्मान होगा। उनको सम्मान हम किसी रूप में और रूप में भी कर सकते हैं। ये वैसे जो निर्णय ले आम सभा, ये आम सभा के पक्ष में। दूसरी बात जो मैंने अभी महसूस किया, जब एक संगोष्ठी हो रही थी वहाँ, तो उसमें मैं थी, तो वहाँ देखा कि 11 वक्ता थे, जैसा कि सर ने कहा 11 वक्ता में से 5 या 6 पेपर ही पढ़े गए। तो ये इस तरह से अगर 50% एब्सेंट होते हैं तो जो लोग भी नाम देते हैं वो ये सोच कर दें कि उनकी उपस्थिति रेगुलर होती है। एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, किसी को इमरजेंसी आ सकती है, ये तो जीवन है, इसमें ऐसा होता ही है। लेकिन जिनका भी नाम दिया जाए वो अपेक्षा रहे उनसे और आग्रह भी कि वो उनका आना सुनिश्चित हो। बस ये 2 कमी में। दूसरा, समय की जो मांग है वो तो मैंने उस दिन कहा ही था जब हम लोग बातचीत कर रहे थे एग्जीक्यूटिव के बॉडी में। धन्यवाद। कारण से कम 15 दिन 20 दिन पहले आप यदि सूचित करते हैं तो उसका अल्टरनेट व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अचानक आप नहीं आएंगे, आप किसी को कह रहे हैं कि आप व्याख्यान दे दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। इस बार तो हो गया, लेकिन आगे वर्ष में सुझाव आया उस पर हम लोग अमल करें तो ज्यादा अच्छा।
व्याख्यान माला तो दोनों चीजें हैं कि ऐसे ही पेपर नहीं है, थोड़ा श्रम लगता है तैयार करने में, उसको पेपर को अगर अच्छे से तैयार किया जाए तो कम से कम तो 15 दिन का समय तो चाहिए ही होता है। बहुत जल्दी में भी अगर किया जाए तो ये स्तरीय पेपर, तो उसके लिए जरूरी है कि हाँ अगर आप नहीं आ रहे हैं तो पहले से सूचित कर दें। और अचानक तो ज़्यादा लोगों का इक्का दुक्का हो सकता है, अचानक तो ज़्यादा लोगों का नहीं होगा, तो वो ठीक है कि वो लोग पहले देंगे, तो फिर किसी दूसरे को कहा जाएगा तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके वो आएगा, तो दोनों स्थितियों में ठीक है। और दूसरा वो संकलन वाली बात, तो मैं इससे सहमत हूँ कि हाँ वो संकलन को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही विषय पर अगर लिखा गया है तो फिर संपादन और संकलन में फर्क होता है, संकलन को शामिल किया जाना चाहिए, मेरी ये राय है। धन्यवाद। मेरा कहना है कि अगर कोई किसी कारणवश नहीं आते हैं तो या तो वो सूचित करके अपनी जगह किसी को भेज दे पढ़ने के लिए, और या फिर उसी दिन कोई व्यवस्था कराई जाए कि उसका ऑनलाइन ही उस दिन हो जाए। कुछ ही लोग का तो होगा, सब लोग तो आ ही जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते। मैम हाँ, पेपर की बात कर रहे हैं हम, पेपर की बात कर रहे हैं। हाँ जी। मेरा सुझाव है कि जितने भी मेंबर हैं, लाइफ मेंबर हैं, वो अगर किसी कॉलेज में पोस्टेड हैं, उनको अगर अधिवेशन में आना है तो एक ऑफिशियल मेल या फिर एक लेटर उनके प्रिंसिपल के नाम से जाना चाहिए, ताकि उनको सुविधा हो जाए छुट्टी लेने। परेशानी है तो उसको तो आज इस बार हमने जो मांगे हैं वो बना के दिए। ये परेशानी हम लोग के भी साथ कॉलेज छोड़ नहीं रही थी हम लोग को, नहीं तो रही थी, तो आप 8 दिन पहले, क्योंकि संपादन का काम यही देखते हैं, और जब संपादन का कार्य देखते हैं तो इनको कठिनाई होती है, पूरी टीम को कठिनाई, संपादक मंडल को कठिनाई होती है। लगता है कि वह पत्र प्रकाशित हो जाना चाहिए, लेकिन लाचारी यह होती है कि जिस के आधार पर हमें यूजीसी के स्टेट तहत अप्लाई करना है, अगर पेपर स्तरीय नहीं है तो हम लोग प्रकाशित करने में हम लोगों को कठिनाई होती है। दूसरी बात यह है कि एक और सुझाव होगा, क्योंकि काफी अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, जब आप किसी का पेपर रिकमेंड करते हैं पुरस्कार के लिए और अध्यक्ष के चेयर पर हैं, तो निश्चित रूप से अध्यक्ष के चेयर का सम्मान करते हुए रिकमेंडेशन का कोई आधार जरूर बनाइए। और जब आधार बनाएंगे तो एक तो मानिए कि ठीक है वो अपना प्रेजेंटेशन कर रहा है, उस व्यक्ति का क्या है वहां तो आप देख लेते हैं, लेकिन जब पेपर भेजते हैं और पेपर जब हम लोग देखते हैं तो पेपर में बहुत सारा देखते हैं कि रेफरेंसेस नहीं है, भाषा शुद्ध नहीं है, टाइटल ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति को यदि हम लोग पुरस्कार देते हैं तो कल उनका होता है कि मेरा प्रकाशित भी पत्र होना चाहिए, क्योंकि हम पुरस्कृत किए गए हैं, हमारा पेपर पुरस्कृत हुआ है, तो थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे से इस बार तो मैडम अध्यक्ष हैं तो हम लोग बैठ के सब कर लिए, लेकिन हो सकता है मैडम भी इस संदर्भ में कुछ सुझाव दें। तो सबसे पहले नागेंद्र मिश्र जी को कहेंगे कि आप इस पर कुछ अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए, ताकि पत्रिका की गुणवत्ता कैसे और अच्छा हो, इसके विषय में आप बताएं। ये जो शोध पत्र आते हैं उसमें सबसे बड़ी और तो जो अशुद्धि होती है, एक जो बहुत बड़ी गलती होती है उसमें कोई पेजिंग नहीं रहता है। एक तो उससे भी बड़ी चीज, या कौन पेपर मान लीजिए जो उसमें ये किया गया, स्टेपल किया गया है, वो खुल गया है, तो फिर कौन कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, अंत में नाम नहीं रहता है लेखक का। उसके बाद तो ये तो इन लोगों से आम सभा की बैठक है, सबरों को कह दिया जाए कि जो भी करे पहला चीज तो उसमें पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि पेजिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप जो लिखें बिना प्रूफ देखे हुए पेपर चला गया है। इस बार मैं अध्यक्ष था तो देखा बिना प्रूफ भी नहीं देखा गया है, कुछ पहले से कुछ लिखा गया है, तो उसको उस समय जमा करते समय कुछ हाथ से काट के कुछ लिख दिया गया है, कुछ रेफरेंसेस कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो भी आए वो पहले से आए। इसलिए बेहतर है कि आप लोग पेपर एक्सेप्टेंस अगर किसी को देते हैं
तो आप एक बार वहां भी देख लें कि हाँ किनके पेपर स्वीकृत होने लायक हैं, किनके पेपर पढ़े जाने लायक हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ से फिर और सब भेज देते हैं, उस समय लेके भी चले आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम ये आम सभा में ये बात जरूर कह दिया जाए कि हाँ पृष्ठ संख्या लिखा हुआ हो, संदर्भ में किसी का नाम लिखा हुआ है, कोई पृष्ठ संख्या नहीं लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या लिखी हुई है तो फिर उसका प्रकाशन नहीं लिखा हुआ है, वर्ष नहीं लिखा हुआ है, तो फिर कुछ पता ही नहीं चलता है। और वैसे पेपर में तो ठीक ही है, संपादक जी और कार्य समिति की बैठक में भी कहे थे कुछ छापने में दिक्कत होती है तो सुविधा तो होगी, फिर उसका कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा छपने छपाने का क्या है। ये है कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अंततः वही आधार है हम लोगों का। बाकी सारी चीजें हैं लेकिन आधार वही है, उस चीज पर बिल्कुल फोकस हम लोग हों। धन्यवाद। सर मैं भी कुछ कहना सभी को नमस्कार। सर मेरा भी जो कहना है वो संपादन के संदर्भ में ही कहना है। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो अभी करंट में जितने भी इंटरनेशनल जर्नल हैं या फिर नेशनल स्तर के जो जर्नल हैं उनमें यूनिकोड फॉन्ट को लागू कर दिया गया जो कि यूनिवर्सल होता है, और हम लोग उस पुरानी परंपरा को ही अभी तक कुर्तीदेव आदि जैसे फॉन्ट कोई या चाणक्य कोई ले रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं सर कि एक यूनिकोड को अपने दर्शन परिषद के मैगजीन में भी कर दें, और यदि यूनिकोड फॉन्ट हो गया तो वो केयर लिस्टेड में भी वो काफी यूजफुल रहेगा। और जैसे कि सर ने भी बताया कि एक मापदंड तय होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि एक कॉमन मापदंड जो कि सभी विभागों के लिए एक समान दंड हो। ये नहीं कि जैसे हर सत्र के विभाग सत्राध्यक्ष अलग अलग होते हैं तो एक अलग अलग मापदंड हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जो लेखन में कई बार जो मैं ट्राई करता हूँ कई बार उस चीज को लेकर मुझे अप्रिशिएट किया जाता है और कई बार शायद रिजेक्शन भी उसी चीज को लेकर किया जा सकता है। तो ऐसे में मेरे अंदर ये चीजें होती है कि मैं कर क्या सही कर रहा हूँ, या क्योंकि एक बार सही कहा जाता है एक बार गलत कहा जाता है। तो एक कॉमन अभी पूर्व में भी मैंने संपादक महोदय से इस विषय पर बात किया था कि कम से कम दर्शन परिषद बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि अब डेवलप हो चुका है उसमें आप संपादन से संबंधित जो पेपर के जो 13-14 जो भी एक मुख्य इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन और रेफरेंसेस तक वो दे दिया जाए, और ये भी दे दिया जाए कि फुटनोट और रेफरेंसेस में दोनों में से क्या क्या दोनों डिफरेंट दिया जाए या दोनों एक साथ दिया जाए, वो भी एक तय कर दिया जाए ताकि हम लोग को पेपर बनाने में सहूलियत होगी। दूसरी बात कि जैसे हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस में जो आउट ऑफ बिहार या अधिकतर ऐसे होता है तो हम लोग पहले एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट जैसे 200-300 एब्स्ट्रैक्ट जब आते हैं तो उसमें जो चुनिंदा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो काफी रिलेवेंस होता है मॉडर्न सोसाइटी में, उस हिसाब से उसको एक्सेप्टेंस एक मिल जाता है संपादक महोदय से कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा है और रिलेवेंट है, तो आप अपना फुल पेपर एक तय तारीख तक आप भेज दें, और फिर उसके बाद उनके पेपर वहां जाते हैं, उनकी समीक्षा होती है, और जब पेपर प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आपके पेपर का टाइटल, आपका नाम, ये सारी चीजें पहले से होती हैं। और उसमें क्या होता है कि जैसे अभी 2-3 वर्षों से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे दर्शन परिषद में क्या हो रहा है कि जिस दिन पेपर प्रेजेंटेशन होता है सेकेंड डे, उस दिन अधिकांशतः शोधार्थी आते हैं, पेपर पढ़ते हैं और तुरंत सर्टिफिकेट लेके निकल जाते हैं। उससे हमारा ये अधिवेशन की गरिमा भी कहीं ना कहीं क्षति होती है। इस वर्ष सर ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, उसके बावजूद भी कई शोधार्थी इससे लाभान्वित होने से वो नहीं हो पाए। और एक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए ताकि हम लोग जैसे जो शोधार्थी जो डे 1 से लेकर डे लास्ट तक रहते हैं तो उनका भी मनोबल डाउन ना हो, और एक सभा की भी अपनी मर्यादा रहे और संस्थान की मर्यादा बनी रहे, और विशेषकर संपादन से संबंधित में जो भी रूल्स हो उसमें कोई भी कोताही न बरती जाए, ताकि एक केयर लिस्टेड एक पत्रिका का भी अपना एक लेवल हो और हम सभी उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। इन्होंने जो बात कही है वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, और मैं भी यही कहना चाह रहा था, मैंने लिख के भी यहाँ रखा था ट्रेन में, और एक सूची बननी चाहिए सर अधिवेशन के पहले ही कि इस विभाग में ये 15-20 पद प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे कि अध्यक्ष और समन्वयक का आप नाम देते हैं, पद प्रस्तुतकर्ता का भी नाम होना चाहिए, उनका पत्र होना चाहिए टाइटिल, ये उनकी प्रस्तुति होगी। इस तरह से जैसा उन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ फुल पेपर भी लिया जाए, उसकी एक सूची, पता ही चलता है हम समाज दर्शन में जाए, हम धर्म दर्शन में जाए, हम लोग परेशान रहते हैं, खुद शोधार्थी भी परेशान रहता है। तो पहले से एक सूची बन जाए कि धर्म दर्शन में ये 10 पत्र हैं, समाज दर्शन में ये पत्र हैं, वो सारी सूची पहले से बनी रहनी चाहिए। अब अध्यक्ष और महासचिव चाहे तो बाद में का संशोधन हो जाएगा, लेकिन एक सूची वो बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात, जो हम लोग
एक अध्यक्ष को देते हैं पुरस्कार के लिए पत्र देते हैं, परफॉर्मा देते हैं, उसी तरह से उनको एक सादा परफॉर्मा दिया जाए। उसमें सीरियल नंबर 1, उसमें प्रस्तुत करने वाला का नाम, उसका टाइटल और ये प्रकाशन योग्य है या नहीं, वो उसमें लिखे। हाँ ये प्रकाशन योग्य नहीं है, ये प्रकाशन योग्य है, या इसमें क्या कहते हैं संदर्भ को सही करने की जरूरत है, अपनी टिप्पणी और रिमार्क्स उस तरह से वो दे करके दें। इससे क्या होगा, संपादक मंडल को भी सुविधा होगी और शोधार्थी को भी अच्छा रहेगा और सारी व्यवस्था हमको लगता है। संक्षेप में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे सुझाव है, लेकिन संपादन में जो मुख्य चीजें होती हैं वो देखना बहुत आवश्यक है। पहला चीज है कि अगर जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उससे संबंधित उसमें सामग्री है या नहीं, और अगर यदि सामग्री है एक पैरा दूसरे पैरा से संबंधित है या नहीं। अगर पैरा टूट रहा है तो वो संपादक का काम है कि वो उस पैरा को या तो जोड़े, नहीं तो उस पैरा को हटाए, क्योंकि दो पैरा अगर दो चीजें प्रस्तुत करनी है तो फिर वो किसी शोध आलेख नहीं कहा जाएगा, वो होगा कि हाथी का पैर और गधे का पुष्प जोड़ दिया गया। तो ये संपादन का जो है, क्योंकि कई आलेख ऐसे देखे जिसमें एक पैरा का दूसरे पैरा से कोई संबंध नहीं, तो संपादन कार्य में ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, के बड़े नामी हो गए हैं, अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उनका एक आलेख आया था और डॉक्टर सागरमल जी थे उस समय संपादक और जैन मैं भी उस पत्रिका में संपादन का कार्य लिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि विजय ऐसा करो, हमने उनको कहा कि सर ये छपने लायक नहीं है, छपने लायक नहीं है। तो कहे कि किसका है, मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि विजय ऐसा करो कि नाम इतना बड़ा है कि इसको हम छाट नहीं सकते हैं, इसको तुम एडिट करो, रीराइट करना पड़े तो वो भी करते हैं। तो संपादन में कभी कभी ये भी करना पड़ता है। अगर आप उस लेख में छाट सकते हैं, या तो आप छाटने की हिम्मत रखिए कि हम इस आधार पर आपका लेख छाटते हैं, नहीं छाटने ये तो रखते हैं तो इसको रीराइट करिए, उसको एडिट करिए। या तो छाटिए नहीं तो बनाइए, अपने लायक बनाइए। देखिए, आप लोग दर्शन परिषद के सदस्य हैं, लेखक हैं, प्रस्तोता है, शोधित्सु है, और मैं समझता हूँ अगर दर्शन से आप संबंधित हैं तो आप भविष्य के लिए ज्ञान की दिशा निर्धारित करने वाले महापुरुष। मैं आपकी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं आपके उत्तरदायित्व बोध को जागृत करना चाहता हूँ, जिसमें मैं भी हूँ, हम सारे लोग हैं। अब रह गई बात लेखन का, ये जो प्रस्तुति है, आपका लेख है, आपके लेख का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मानक बना देना और उसके अनुरूप जांच करना कितना क्लिष्ट कार्य है। आप सभी दर्शन शास्त्री इसको समझ सकते हैं। लेखक के मन में कैसे भाव आते हैं, किस तरह का संकलन करता है, किस तरह की प्रस्तुति करता है। हम और आप क्या, मुझे तो उम्मीद है कि बड़े बड़े मस्तिष्क को भी समझ में नहीं आ सकता है कभी कभी। ये व्यवस्था है, क्योंकि दर्शन शास्त्र है, यह आम विषय नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, तो इसमें तो स्टैंडर्ड मानक नहीं बनाए जा सकते हैं। रह गई बात नाम धाम की कि बड़े नाम हैं, उसकी भी मान्यता होनी चाहिए। बड़े नाम के जो लोग हैं, बड़े बनने में कितना परिश्रम और कितना कार्य करना पड़ता है, इसको भी आप महसूस कीजिए। अगर बड़ा नाम है, अगर पैरा आपको रिपीट लगता है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जो लगता है वही सही है, या हमारे 10 संपादक मंडल को लगता है, या आपको हमको दोनों आदमी को लगता है वह सही है, कोई जरूरी नहीं है। फिर भी हम लोग पहले अपनी भौतिकता के परिवेश में चाहते यह है कि यूजीसी केयर लिस्ट में आपकी पत्रिका दार्शनिक अनुज आए। हम अपनी पत्रिका को उस स्थिति में देखना चाहते हैं। इसके लिए कौन क्या प्रयास कर सकता है, करें। जैसे
विजय जी ने कहा और लोगों ने कहा कि कई संपादक को भी थोड़ा खटना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो सुधार देना चाहिए। वो साहस मुझ में तो नहीं है, चाहे मेरा रिसर्च स्कॉलर हो या पीजी का ही विद्यार्थी क्यों ना हो, लेकिन जब बहुत ऊटपटांग लगता है तो मैं थोड़ा बहुत करने का साहस जुटा लेता हूँ और कर देता हूँ। क्योंकि आप सभी दर्शन के लोग हैं, आप ज्ञान के महामहिम हैं, आपकी चिंतन धारा किस तरह बहेगी, ये उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम तो नदियां बहती हैं ना, ज्ञान की धारा कैसे बहेगी और किन किन दिशाओं में, असंख्य दिशाएं इसकी, असंख्य दिशाएं हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर लगे कि वो बिल्कुल अप्रासंगिक है, खास करके ये वो सामाजिक फिलॉसफी है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसमें थोड़ा सा देखा जा सकता है, फिर उसमें भी डर लगता है कि आप लोहिया के विचार को उठाना चाहते हैं, हम मान लीजिए कि हम लोहिया के विचार की जानकारी मुझ में कम हो, हम कैसे उसको हटा दें? हमारे संपादक मंडल में 10 या 20 लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें भी बहुत अच्छी जानकारी हो, लेकिन आपको आदर और स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए कि कुछ ही लोग कभी भी होंगे तो कुछ ही लोग कुछ कार्य को करेंगे। सारे लोग बैठकर संपादन नहीं कर पाएंगे, सारे लोग भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, सारे लोग आयोजक नहीं हो जाएंगे एक वर्ष में, है ना। ये सारी परिस्थितियां हैं, फिर भी ज्ञान का जो मानक है वो हम सभी के मन मस्तिष्क में पहले से प्रतिबिंबित और स्थित है, और उस मानक से हम लोग तौल लें। और इस संदर्भ में आप सभी के जितने परामर्श प्राप्त हुए वो निश्चित रूप से अमूल्य। अब हम लोग बहुत मूल्यवान होने के बारे में चेष्टा तो करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अमूल्यन पर रोक लग जाए, और आप सभी ने इस संदर्भ में भी बहुत बड़े अच्छे सलाह दिए। संकलन और संपादन, ये तो फिलॉसफी का ही विषय हो गया, जिसे लगता है कि डिबेट हो रहा है, और सरोज जी से भी कुछ सीखने का आज भी मौका मिला है, और पहले से तो मिलता ही रहा है। संकलन और संपादन, संकलन शब्द भी कहीं ना कहीं लगता है, संपादन तो छोड़ ही दीजिए, संकलन करता भी लगता है कि लेखक से कुछ हल्का हो गया, हुआ नहीं, लेकिन एक दृष्टि से भाई शादवादी विजय जी हैं, मैंने शादवाद को समझने वाले, शादवादी नहीं, तो एक समय में एक ही बात सत्य हो सकती है, क्योंकि उसकी दृष्टि एक ही होती है। तो हम जो भी कर रहे हैं एक ही दृष्टि से कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा आप लोग, इस पर अपना दिमाग केंद्रित कीजिएगा। और रह गई बात की, सबसे पहले आप लोगों का आप सहयोग जरूरी है कि आप अपने रेफरेंस को ठीक किया करें। बहुत अप टू डेट होने की बात जो मनीष का सुझाव है बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन क्या क्या किया जा सकता है, जल्दीबाजी में सब कुछ नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे हम सारे लोग उसी ओर पर चलेंगे और एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी कम से कम जो रेफरेंस हो वो बिल्कुल सत्य और प्रमाणित हो। इसके लिए आप मिला लिया करें, अगर किसी किताब से भी ले लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा खोज कर ले, 2-4 जगह से और देख ले, तब सही ढंग से सटीक ये करें। और प्रकाशन वर्ष इसलिए देना पड़ता है, मान जब उस किताब को कोई खरीद कर विस्तृत रूप में पढ़ना चाहता है तो प्रकाशन वर्ष के नाम से, प्रकाशक के नाम से ले लेगा, क्योंकि ये लेखन का मतलब क्या है कि जो हमारे पाठक पढ़े हैं उनको और क्लियर होने में सहजता हम हर स्तर पर प्रदान करें। उनको किताब खरीदना होगा, कैसे खरीदेंगे, उसी वर्ष का चाहिए, हो सकता है वो तृतीय संस्करण हो, द्वितीय संस्करण में वो बातें ना हो सकता है ना। हम सभी पर बड़ी जिम्मेवारी है, ये दर्शन है, ये नॉलेज है, ये विजडम है, ये इससे सारी पद्धतियां निकलती हैं नॉलेज की। दर्शन एक पद्धति नहीं है, दर्शन समग्र पद्धति है। दुनिया की सारी पद्धतियां ऐसी से निकलती हैं, निकली हैं, और आगे भी जितनी पद्धतियां निकलेंगी उसकी उर्वरक भूमि कहिए या मातृत्व कार्य कहिए, वो दर्शन शास्त्र नहीं होगा अपना। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बौद्धिकता में अगर मैं स्पीच दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा। आपके परामर्श निश्चित रूप से बहुत अच्छे रहे, आगे आप परामर्श अवश्य दें। और जहां तक लेखन की सीरीज की बात हो कि आपको बता दिया जाए, जो भेज दिया जाए, उस सब की ओर कार्य हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि अगले वर्ष सारी चीज हो ही जाएंगे। लेकिन आप सभी के सहयोग से ही दर्शन पर से इतना आगे बढ़ा है। कहने के लिए मान लीजिए कि हमारी अध्यक्षा का नेतृत्व बहुत अच्छा है, हमारे महासचिव का नेतृत्व बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है,
लेकिन यह बताइए नेतृत्व और नेता हो और प्रजा ही ना हो या मतलब सिटीजन ही नहीं हो तो फिर वह तो बेकार है। हम लोग 7वां क्लास में पढ़े थे ना, राज्य के 4 तत्व, तो चारों तत्व बहुत प्रमुख होते हैं। तो उसमें आप सभी जो हैं वो समझिए ना कि 10% बिहार की सॉवरेनिटी है, आप ही से इसका पहचान है। तो धन्यवाद। आगे भी आपके सुझाव स्वागत योग्य होंगे। इस संदर्भ में इस बार अच्छा हुआ, जितने भी अध्यक्ष हैं बधाई के पात्र हैं कि सब लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर आप लोग लिखवाए हैं आलेख में, तब सहूलियत हम लोगों की होगी, इसलिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद देते हैं। और मैडम तो आई थी लेकिन कुछ लाचारी बस चली गई, जो कोषाध्यक्ष हैं प्रोफेसर बीना कुमारी जी, लेकिन उनके गैरहाजिरी में उनको बधाई देता हूँ कि उनके अथक प्रयास से वेबसाइट इस बात से शुरू हो गया है, क्योंकि यह काम भी बहुत दिनों से पेंडिंग था हम लोगों का। और 2023 में 4 लाख रुपया का FD हुआ है बिहार दर्शन परिषद का। खर्च के नाम पर यदि कहें तो मात्र खर्च हुआ है पूरे वर्ष में वेबसाइट में 28,150 रुपया। ऑडिट होता है परिषद का, तो जैसा कि रमेश बाबू कहते कि ऑडिट तो होता ही है, परिषद का भी होता है और जो अधिवेशन जो हो रहा पार्टिकुलर हो रहा है उसका भी ऑडिट होता है, दोनों का ऑडिट है। क्योंकि मैडम जल्दी में नहीं पढ़ पाई या नहीं बतला पाई, लेकिन यही है कि 9,86,777 रुपया FD हुआ है अभी तक। 1,38,000 अकाउंट में बैलेंस है, इसलिए तीव्र गति से हमारा कोष बढ़ रहा है। इसमें कोषाध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि खर्च पर तो लगाम लग गया, खर्च तो होता ही नहीं, 2 ही चीज में खर्च होता है, बाकी तो कोई हम लोग खर्च करते नहीं, अब खर्च की जरूरत भी नहीं है, परिषद चल रहा है। और आप लोग जो कहा गया ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि यदि समय पर एक समय दिया गया था कि इतने डेट तक आप लोग आलेख को भेज दें, तो नीरज जी का बहुत सहयोग रहता है। नीरज जी बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछे कि कितना आलेख आया है नीरज जी 1 महीना पहले, तो बोले कि अभी तक एक भी नहीं आया है। लगातार हम लोग 45वां में डाल रहे थे कि आप समय पर लेख भेज दीजिए। मनीष का सुझाव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मनीष का एक सोच है कि परिषद ऐसे सहयोग भी हम लोग कुछ ले रहे हैं, तो एक समय सीमा को ध्यान आप लोग जरूर रखें कि समय पर आलेख को भेज दें, तभी हम लोग कुछ एक्सेप्टेंस ही भेज पाएंगे, तभी हम लोग कुछ सुझाव भी अपना दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा आप भी अपडेट रहें, हम लोग भी कुछ जो सुस्त पड़ गए हैं उसमें गति आएगी। तो हमको लगता है कि थोड़ा समय पर आलेख भेजें। और हार्ड कॉपी पहले भेजा जाता था समय सीमा, तो हार्ड कॉपी लोग नहीं भेजते हैं, हार्ड कॉपी लेके आते हैं। और एक चीज और देखते हैं, ठीक ही मनीष कह रहा है, कुछ लोग जो है खासकर मैडम सोचिए वहां से आए हुए हैं लखनऊ से, लगातार 3 दिन से हैं, और कहीं ना कहीं देखते हैं किसी न किसी में जाकर बैठती हैं जहाँ संचालित होता है एकेडमिक सत्र। हम लोग सबको चाहिए कि समय जरूर उसके साथ दें, कुछ सुने कुछ कहें, लेकिन आप को पेपर पढ़ना है, आप अपना पेपर पढ़े और चल दिए। आप सोचिए आप पेपर पढ़ रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, और दूसरा भी कहेगा तो आपका सुनने वाला कौन होगा। इसलिए इस नाते भी कम से कम बैठना चाहिए। सर ठीक ही कह रहे हैं कि जब शुरू कर रहे थे सिंपोजियम का, तो 2-3 जो पढ़ने वाले थे वही थे, और लोग नहीं थे, तो थोड़ा समय दीजिए, अच्छा होगा। और विशेष तो चूंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं, और प्रबुद्ध होने के कारण यदि हम कुछ कहें तो आप कहेंगे कि आप तो उपदेश दे रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, थोड़ा आप लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। मैं भी सदस्य हूँ दर्शन परिषद का, तो एक मैं चाहता हूँ, हमारी अध्यक्षा हैं, हमारे महासचिव जी हैं, और हमारे प्रकाशन के सबसे बड़े इंजीनियर नीरज कुमार जी हैं, जो लेख पढ़े जाते हैं उनको संपन्न होने के बाद एक थैंक्स लेटर जाए मेल पर, और आप लोग अपने लेख में मेल दिया करें, और उस मेल पर एक थैंक्स लेटर भेजने की परंपरा हम लोग चलाएं। अभी अखिल भारतीय भी नहीं चला है,
वो देख कर चलाएंगे, वे भी चलाएंगे। हम लोग हाँ थैंक्स लेटर जरूर भेजें, चाहे कोई लखनऊ से आया हो चाहे मुजफ्फरपुर से ही क्यों ना हो, थैंक्स लेटर सबको भेजें जाना चाहिए। हमारे तरफ से परिषद को एक सुझाव है। इस बार हमें कुछ कमी हुई, मेरे नॉलेज में नहीं था। अभी न्यू जनरेशन के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, टीचर हैं, तो ये कंपलसरी किया जाए 6 जो हमारा सेक्शन है उसमें प्रोजेक्टर की सुविधा मस्ट की जाए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो पीपीटी बना के और तब उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमें, मेरे दिमाग में यदि पहले होता तो मैं कर लिया रहता, क्योंकि यहाँ भी प्रोजेक्टर मैं लगाया हुआ हूँ और 1-2 और है, लेकिन इसको प्रॉपर वे में ये सख्ती से ये इसको किया जाए लागू, ताकि नए थोड़ा इसको जब तक आप हाईटेक नहीं बनाएंगे तब तक सामने वाला स्टूडेंट को लगेगा कि एक तो ऐसे ही लगता है फिलॉसफी ले लिया, जैसे साइकोलॉजिकल हरासमेंट करता है कि बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तुम फिलॉसफी ले लिए। दूसरी बात है कि हम सभी शिक्षक स्टूडेंट फिलॉसफी के जब तक फिलॉसफी को कैजुअल वे में लेते रहेंगे, चाहे वो अधिवेशन हो चाहे महाविद्यालय हो, तब तक आपकी हालत यही रहेगी और कागज का टुकड़ा जमा करते रहेंगे सर्टिफिकेट, उससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो एक आयोजक को जो कठिनाई होती है, आप जब एक अनुशासन, चूंकि अनुशासन भी आप ही पढ़ाते हैं और समस्या भी आप ही पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन भी दर्शन में ही मिलता है। चूंकि हमारे पास इतना खजाना है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन शब्द है, इसमें जितने अल्फाबेट लेटर हैं, डी का मतलब अंग्रेजी 26 लेटर है, डी का मतलब 4 होता है, आई का मतलब 9 होता है, एस का मतलब 19 होता है, सी का मतलब 3 होता है, आई का मतलब 9 होता है, पी का मतलब 16 होता है, एल का मतलब 12 होता है, आई का मतलब 9 होता है, एन का मतलब 14 होता है और ई का मतलब 5 होता है। और ये जब सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। यानी आप डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो 100% सफल होंगे। तो आपको जीवन में भी उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अधिवेशन में आना है। हमारा एक चीज और परिषद को हम कहेंगे कि फिलॉसफी के साथ क्राइसिस है कि स्टूडेंट की हर कमी है हर कॉलेज में। तो जब ये स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो आपकी फिर रोजगार का मामला नहीं होगा। हमको जो बनना बिगड़ना था हम बन गए। तो हमारा जो आगे का जनरेशन है उसके लिए सरकार स्टूडेंट को खोज रही है। और आप सोचेंगे कि चलो मेरी नौकरी हो गई, अब स्टूडेंट नहीं आया है तो अच्छा है, हम अपना आराम करके चले जाएंगे। तो परिषद इस पे भी कार्रवाई करे कि आप कॉलेज में आए हैं तो बताइए, प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लेके आइए कितने पास आपके पास स्टूडेंट है, या आप खुद ईमानदारी से दीजिए कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं। आप उसको काउंसलिंग किस रूप में आपने किया है। चूंकि विश्वविद्यालय में होने के नाते मैं बता दूं आपको, हमारे कुछ छात्र नेता भी बैठे हुए हैं पीछे। ये जो पैरवी लेके आते हैं तो मैं कहता हूं कि फिलॉसफी में एडमिशन लेना है तो पैरवी मैं आउट ऑफ वे जाके करूंगा और एडमिशन लूंगा। और मैडम हमारी विभागाध्यक्ष बैठी हुई हैं और मैं 40-50 एडमिशन पीजी में मैं करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में 50 इस बार एमजीसी में एडमिशन मैंने कराया है और 600 स्टूडेंट एमआईसी में है फिलॉसफी में। उधर वो भी बधाई के पात्र है रेशमा सुल्ताना। या भी हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है, चाहे डरा के धमका के, चूंकि मैं डीएसडब्ल्यू भी हूँ तो इसकी वजह से मैं इस पे होमवर्क करता हूँ। आपको बता दें वो घोड़ासान कॉलेज है, वहाँ जवाहरलाल नेहरू घोड़ासान कॉलेज 200 स्टूडेंट एमजेसी में है फिलॉसफी में।
वीरेंद्र है नाम शायद उसका, उसने वो एडमिशन कराया। धीरेंद्र जी हैं सर, थोड़ा सा। हाँ धीरेंद्र हाँ, तो उसने कराया है। तो हम लोग जहाँ कहीं भी हो, हम लोग काउंसलिंग करें स्टूडेंट को, क्योंकि इससे बेहतर विषय कोई नहीं है। क्योंकि फिलॉसफी को मैं जीता हूँ और मैं हर समस्या का समाधान, यदि मैं समझता हूँ कि यदि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट नहीं होता तो विश्वविद्यालय को नहीं झेल पाता। क्योंकि जितनी समस्या मेरे पास आती है, 150 कॉलेज इस विश्वविद्यालय में है और उसका मैं DSW हूँ और मैं प्रतिदिन स्टूडेंट को झेलता हूँ। तो फिलॉसफी एक ऐसा विषय है जो 1000 दृष्टिकोण पैदा करता है, और जब जिसके पास दृष्टिकोण हो उसके पास समस्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अनुशासित बने, क्योंकि जब हम अनुशासित होंगे, चाहे अधिवेशन में आने का टाइम हो, चाहे और 3 दिन आप रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे आप। ये आए और सर्टिफिकेट लिए, पढ़े और गए, तो इससे आपका कुछ भला वाला होने वाला नहीं है। आप जब तक इसमें रहेंगे नहीं, तब तक परिषद की नजर में भी आप उसी तरीके का इमेज आपका बनता रहेगा, और वह सर्टिफिकेट लेके भागने वाला आदमी अपने महाविद्यालय में भी भागने का काम करता होगा, ये पक्का है। क्योंकि जो टिकता है वो यहाँ भी टिकेगा और वहां भी टिकेगा। एक मैडम बता रही थी क्या स्टूडेंट बोल रहे थे कि अरे रिसर्च करना है तो गाइड से किसी तरह साइन करा लेंगे, बाकी तो लिखा जाएगा अपना कहीं से। तो वो माथा पकड़ लेगी क्या ये कैसा रिसर्च है। तो ये पहले तो सोच डेवलप कीजिए कि एक, मैं पटना यूनिवर्सिटी में BN कॉलेज में पढ़ता था, तो एक स्टूडेंट आया और कहीं से क्वेश्चन आउट कर लिया था। हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनके पर चढ़ गया कि आप बनाइए इसको। तो अब उनको धमकाने लगा, वो डर गए। तो कहे उसको बैठाए, कहे कि देखो हम तो बना देंगे इसको, तुम ले जाओगे, पास कर जाओगे, कल होगे तुम मेरे जैसा बनोगे, और तुमको धमकाएगा तो तुमको तो आएगा नहीं, तुमको तो गोली मार देगा। तो इस परिस्थिति में कम से कम जो बनना है उसके लायक तो बन जाओ कम से कम। कहा सर छोड़ दीजिए, हम जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा अनुशासन को मेंटेन कीजिए, तो आयोजक का भी पसीना नहीं छूटेगा और आपका भला होगा। पहले अपना भला कीजिए, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। कायदे से स्वार्थी भी तो बनिए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मंच पर बैठी हुई अध्यक्ष पूनम जी, महासचिव श्यामल जी, सुधांशु जी, भाई नगेंद्र जी, और सामने बैठे मेरे छोटे भाई नरेश जी, जिनका उन्नयन बौद्धिक बहुत हुआ, शारीरिक दृष्टि से नहीं हो सका, नीलिमा जी, सरोज जी एवं अन्य विद्वान प्रतिभागी। मैं 2-3 बिंदुओं पर कहना चाहूंगा। अभय जी से सहमत होते हुए, अभय जी का नाम नहीं ले सका, बाद के लिए रखा, तो अभय जी से मैं पूर्णतया सहमत हूं। 1-2 आलेख वाचन भी मैंने सुना, जिसमें से एक आलेख प्रत्यक्षा जी जो पढ़ी बहुत सुंदर लगा हमको, व्यावसायिक नैतिकता पर। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, कोई हमारे सहयोगी बोले कि छुट्टी के लिए चाहिए, तो पहले आप आलेख भेजेंगे, उसकी स्वीकृति होगी, आपको स्वीकृति पत्र मिलेगा, तभी मेरे विचार से नियमानुसार आपको अवकाश लेकर के इसमें उपस्थित होकर के पत्र वाचन करना चाहिए। दूसरी बात, महासचिव जी श्यामल जी जो ने कहा संकलन और मूल ग्रंथ, तो मैं समझता हूं कि दोनों में से वरीयता देनी चाहिए मूल ग्रंथ को। तीसरी बात,
मैं आप सभी जब शिक्षक बहुत सारे लोग होंगे तो शिक्षकों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो नया सिलेबस आपका आया है CBSE उसके हिसाब से हम अपने ज्ञान में वृद्धि करें। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं फिलोसफी का PB अभी तक नहीं सीख पाया हूं। तो उस पाठ्यक्रम के हिसाब से हम अपने को ज्ञानार्जन अपना करें और उस हिसाब से अपने ज्ञान में वृद्धि करें, और तब MJC या MIC की बात होगी वहां। जैसे एक ही चीज मैं उदाहरण के साथ बतलाऊंगा। ये लोगों ने सिलेबस बनाया है, अब थे उसमें ब्रांचेज ऑफ लॉजिक, तो आप पढ़ाएंगे तो डिडक्टिव या इंडक्टिव, फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन मैं जानता हूं कि ब्रांचेज ऑफ लॉजिक 19 है। तो वह सिलेबस तैयार किया गया है UPSC के हिसाब से। UPSC का बच्चा जो पढ़ता है वो 19 पढ़ता है, तो हम तो अपने बच्चे को 2 ही में सीमित रखेंगे। 9 स्पष्ट रूप से खुला हुआ है कि कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबों से कि हम जो पढ़ें कॉम्प्रिहेंसिव रूप में पढ़ें, और जो जाने वो अपने बच्चों को उसी रूप में बतलावें जैसे हम जानते हैं। एक अंतिम चीज मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि इसमें से एक आधे ही ऐसे शिक्षक होंगे जो रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर चल रहे होंगे, तो अपने लाइफ में कम से कम 2 रिसर्च प्रोजेक्ट जरूर आप पूरा करें। और आयोजन के लिए दरभंगा में जो अभय जी भी देखे, मैंने भी देखा, सबों ने देखा होगा, उस सीमा रेखा को अभय जी ने पार करा दिया। और मैं समझता हूँ कि यह भविष्य के लिए एक चेतावनी है। श्यामल जी ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। यह भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि जो भी आयोजन करता हूँ अब इससे आगे जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग इस सभा के अंतिम चरण में है। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। वहीं से बोल सकते हैं। मेरे दर्शन परिवार के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सबों का आभार प्रकट करती हूँ, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये हॉल तो आज 4-5 लोगों के साथ ही सुशोभित होगा, लेकिन हमारे इतने परिवार के इतने सदस्य रहेंगे ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। इसलिए बहुत बहुत स्नेह भरा आभार आपका। दूसरे गौरव की बात हमारे लिए यह है, हम सभी के लिए। मैंने कहा कि हम दर्शन परिवार के सदस्य हैं। ये परिषद एक नाम है और परिषद को एक परिवार की तरह हमने, और हम उसके सदस्य हैं, हम सभी। दूसरे गौरव की बात यह है कि वैशाली जो गणतंत्र की जननी है, विश्व गणतंत्र की जननी वैशाली की इस धरती पर, इस पवित्र पावन जहाँ पर की पहुँचते ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, एक पॉजिटिव सोच आती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। उस धरती पर हम लोग आज आम सभा यहाँ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स धरती नीचे हम किसी मंजिल में हैं, लेकिन हम धरती पर ही हैं। और उस गणतंत्र की जननी के आनंद में हमारी यह आम सभा हो रही है।
हम सभी जानते हैं कि ये गणतंत्र का ही एक तरीका है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। उस परंपरा को हमने कायम रखा है। और इससे भी गौरव की बात है कि आज हमारे बीच हमारे सभापति, जो इस सत्र के पूरे सत्र के सभापति रहे हैं 3 दिनों तक, और हमारे साथ हैं, आज वैलिडिक्ट्री में भी हमारे साथ हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि अब मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगी। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका सुझाव आ चुका है, उस पर काफी मंथन भी हुआ है और वैलिडिक्ट्री का भी समय होता जा रहा है। और मैं देख रही हूँ मनीष को भी भूख से बेचारा परेशान है, तो भोजन के लिए भी जाना है। और अभय जी का जो पाकशाला है उनकी, वहां से सुगंध यहाँ तक पहुंचेगी। तो मैं इसके साथ ही मैं एक दूसरा मुद्दा लेना चाह रही हूँ। अभी बात हुई डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन की बात जो है वो हर लेवल पर है, समय काल परिस्थिति। इसकी वजह से जो युग परिवर्तन हुआ है, उस युग परिवर्तन में हम बैलगाड़ी के युग से अभी इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट, नॉलेज भी इंस्टेंट। चैट जीपीटी खोलो, क्या मनीष, चैट जीपीटी खोलिए, रामनारायण बाबू हैं, और चटाचट जो है उसको बोलिए और वो लिंक करके तुरंत पूरा पेज भर के दे देगा आपको। मैं इसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन आपकी जो क्रियाशीलता है, आपकी जो रचनात्मकता है, वह नीडेड है, वहाँ उसकी आवश्यकता है। और उसके लिए जो सर ने और आप मिश्रा सर ने जो शब्द का उपयोग किया कि प्रबुद्धता आपकी होनी चाहिए, यह प्रबुद्धता तो आप अपने आप से उत्पन्न करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो इसकी हमारे लिए आवश्यकता है। और ये डिसिप्लिन की बात जो 100% डिसिप्लिन की बात जो हमारे अभय भाई ने की है, वह तो इतना आवश्यक है। मैं सारे समय वही सोच रही थी और तुलना कर रही थी कि जिस इंस्टेंट एज में हम आ गए हैं, आपने जो समस्याएं बताई और जो सुझाव आपने दिए, उस पर बहुत देर तक मंथन की आवश्यकता है। इसलिए कि अभी मैं देख रही हूँ, अभी तो एक तो मैं कितने वर्षों से, मुझे लगता है कि 10 वर्षों से मैं लगातार ये देख रही हूँ कि सभापति में ही डिसिप्लिन नहीं रहता है। सभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन बस उनका कार्यक्रम यही रहता है कि आए गए, इसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे बीच और सत्र को वैलिडिटेट करने के लिए आप यहाँ पर हैं, ये देखिए, और ये डिसिप्लिन कायम रहना चाहिए। तो सर के लिए एक बार जोर से दूसरी बात में जो जिस पर चर्चा इतनी हुई कि सत्र के अध्यक्ष ही लास्ट मोमेंट में चले जाते हैं, या इंडोमेंट लेक्चर है इतना प्रेस्टिजियस, उसके लिए लोग तरसते हैं कि हमें उसमें नाम मिले। नाम दिया भी जाता है, बड़े ही सद्भावना, आदर, सत्कार के साथ लेटर जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आता है ना, हमारा तो ये काम हो गए, हमारा तो वो हो गए, हमारी बीमार पड़ गई, हमारा सर्दी हो गई, तो ये हो जाता है। और अब जो आपने जो प्रॉब्लम कहा, देखिए, इस तरह की विपदा को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन एक के साथ होगा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 के साथ होगा, 50% के साथ कैसे हो जाएगा बताइए। तो ये चीज डिसिप्लिन की बात है, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। ये एक थोड़ी ऊपर की बात हम कर रहे हैं, और वी शुड बी प्राउड, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप जो यहाँ आप सभा में जो बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं, और हमारी पहली दूसरी पंक्तियां जो हैं, उस सारा मिला करके 4था जनरेशन हमारा बैठा है यहाँ। अब 4 जनरेशन में नॉट लेस देन दैट,
अब सोच लीजिए कि इस 4 जनरेशन का डिसिप्लिन कहाँ हम ठीक करें। हमारे ही देखिए ऐसी कैजुअलिटी भी हुई है, कैजुअलिटी इन द सेंस कि हमारे जो मेंबरान हैं कार्यकारिणी के, वो 2-3 जो हैं वो नहीं आ पाए, पूरी कार्यकारिणी हमारी नहीं जमा हो पाई है। और वजह अभी जैसे आपने श्यामल जी से सुना, महामंत्री जी को है इंफॉर्मेशन, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हो गई हैं जो अनअवॉइडेबल कही गई और उनको हमने छोड़ना पड़ा। लेकिन ये हमेशा तो नहीं हो सकता है। तो इन सब से केवल मैं एक बात आपको कहना चाह रही हूँ कि समय का परिवर्तन हुआ है, काल का परिवर्तन हुआ है। लाइफ स्टाइल, दैट इज द इंस्टेंट लाइफ, इंस्टेंट लाइफ अभी है अभी नहीं। तो ये चीज जो शुरुआत हुई है उसमें आपके सहयोग की जरूरत है उसे ठीक करने में। मिस्त्री एक नहीं, मिस्त्री अनेक चाहिए, अनेक स्तर पर चाहिए। आपने जो मनीष की बात को मैं बहुत तरजीह दे रही हूँ, यूनिकोड फॉन्ट की जो आपने बात की, मैं भी इस पर सोच रही थी। और सोचने के अतिरिक्त जो पूरा प्रोसेस आपने सुना कि कैसे हमें आना चाहिए पेपर, कैसे उसको हमें दूसरे प्रोसेस में फिर डालना चाहिए, क्योंकि लास्ट तक का आपने सुना, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये होता था सर, याद होगा जब तक पेपर नहीं एक्सेप्ट होता था, और उस जमाने में पोस्ट से भेजना पड़ता था जो कि महीने भर में पहुंचता था। और तब रिजेक्शन आता था तो सोचते थे जा तो रिजेक्ट हो गया, तब आता था एक्सेप्टेंस आता था, ओहो जल्दी जल्दी टिकट लो, ये करो वो करो, ये होता था। लेकिन वो मेंटेन रहता है। अभी जब इंस्टेंट जमाना आया है कि खटाखट 2 बार दबाओ और पेपर भी तैयार हो जाता है। मैंने देखा कई पेपर ज्यों के त्यों गूगल से डाउनलोड किए हुए हैं। उसमें हर्ज नहीं है, आप कीजिए, लेकिन रचनात्मकता तो आपकी होनी चाहिए। अदरवाइज आपका दिमाग करेगा क्या? आइडल बैठा दीजिएगा तो वह क्या करेगा? दर्शन में तो रचनात्मकता कहीं भी होनी चाहिए, लेकिन दर्शन तो सभी का मूल है, वहां तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए मनीष जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं आप जैसे जो यंग जनरेशन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, नई पीढ़ी जो हमारी है, जो कि ज्यादा, हम तो बुरे लोग हैं, 3 बार में लिखते हैं SIT, आप जो हैं एक बार ऐसे मारते हैं तुरंत चला गया। तो ये जो जनरेशन है उसकी आवश्यकता है। पेपर्स आते हैं ना, एक आदमी के लिए संभव नहीं है सारे पेपर को डाउनलोड करना, देखना, फिर उसको सुधारने के लिए भेजना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो साधन तो है इंस्टेंट आपके पास करने का, लेकिन उसके लिए कुछ तो, अब AI तो सब जगह फिट नहीं हो सकता है, तो AI से काम केवल नहीं चलेगा, उसके लिए हमें नेचुरल इंटेलिजेंस की जरूरत है, नॉट आर्टिफिशियल। तो इसमें हम आपसे अपील करना चाहते हैं इस आम सभा में कि आप जो दे सकते हैं स्वेच्छा से, वे अपना कुछ समय आकर के हमारे महामंत्री जी से, श्यामल जी से मिले और अपनी सेवाएं दें, कुछ उनके वो मदद करें, क्योंकि एक अकेला चना भाग नहीं फोड़ता है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए हर जगह ताकत चाहिए, भावनात्मक रिश्ता चाहिए, भावना चाहिए, वह भावना आप ही से मिल सकती है। और ये भी कि हम लोग इतने डिसिप्लिन हो जाते हैं कि मीटिंग में बैठे हैं लेकिन घरेलू बातें करते हैं, तो थोड़ा तो ध्यान देना होगा ना, गरिमा मेंटेन करना होगा। तो इसी के साथ अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, जब सबको भूख लगी है चला जाए। पत्रिका में सुधार की बात, उसका मूल मंत्र यही है कि आप में से आगे आइए, अपना अपनी रचनात्मकता, जो आपकी जो क्षमता है वह हमारे साथ शेयर कीजिए, बांटिए, सब ठीक हो जाएगा। अंत वाला सब भला। मैं इस शुभकामना के साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी को। और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी पार्षद हमारे माननीय अध्यक्ष जी की भावनाओं का सम्मान करेंगे और 10-15 मिनट में भोजन करते हैं। और अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन और शोक संदेश के लिए
महामंत्री प्रोफेसर श्यामल किशोर सर को आमंत्रित करता हूँ। आप सबों को अपना बहुमूल्य समय देने और साथ ही बहुमूल्य सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जितनी बातें हुई और जितने अच्छे सुझाव आए, निश्चित रूप से यदि उसका अनुपालन परिषद करे तो एक आदर्श परिषद बन सकता है। लेकिन कबीर की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि कथनी मीठी खाड़ सी करनी बिस की लोई, कथनी तरी कथनी करो बिस तो अमृत हो। इसलिए हम लोग जिन बातों की चर्चा हुई उसको साथ लेके चले। मुझे तो खुशी हो रही, कुछ दूसरे स्ट्रीम के टीचर या स्टूडेंट इसमें शामिल हो रहे हैं और अपना योगदान दर्शन के शिक्षक या विद्यार्थी से अधिक दे रहे हैं। महाजमीन बैठी हुई हैं। मैं तो लगातार देख रहा हूं कि दरभंगा से लेकर यहाँ तक समय पर पेपर भेजना, समय पर जो भी चीज कहा जाता है वो करती हैं। तो मुझे अच्छा, कॉमर्स के होते हुए भी इथिक्स पर लिख रही हैं, प्रोफेशनल इथिक्स पर लिख रही हैं, पेपर इनका बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग को इनसे भी सीखना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं देते हुए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खाने का समय भी हो रहा है और गेस्ट भी आ चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग फिर पुनः यहाँ वैदिकटी में मिले। धन्यवाद। और शोक सभा के साथ हम लोग इसका समापन करेंगे। हम लोगों के बहुत ही प्रिय मित्र प्रोफेसर मृत्युंजय कुमार, जो सही मायने में एक शिक्षक थे, कई पुस्तकें उनकी है, परिषद के द्वारा उनकी पुस्तकों को सम्मानित भी किया जा चुका है। आज वे हम लोगों के बीच में नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी, जो हो सकता है कि इस क्रम में हम लोगों के बीच नहीं रहे होंगे। मैं सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और 2 मिनट का मौन रहकर उन्हें अपना